नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे भारत के शहर शहर, गांव गांव में नाबालिग लड़कियों के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आज आपको देश की राजधानी दिल्ली में दुमका पार्ट 2 दिखाएंगे। दिल्ली में अरमान अली नाम के एक 19 साल के लड़के ने नैना नाम की एक 16 वर्षीय लड़की के साथ जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की और जब लड़की ने मना किया तो उसे गोली मार दी। इसी तरह झारखंड के दुमका में अंकिता नाम की लड़की को शाहरुख नाम के एक लड़के ने जिंदा जला दिया था। आप सबको याद होगा, सिर्फ इसलिए कि अंकिता ने शाहरुख से दोस्ती करने से इनकार कर दिया था। हमारे देश के अलग अलग शहरों में नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करने का खूनी खेल खुलेआम इस समय चल रहा है और हम सब इसे मामूली अपराध की घटनाएं मानकर चुप बैठे हैं, बल्कि अपराध नहीं, एक बहुत बड़े सामाजिक तूफान की आहट है। आज हम इसी तूफान से आपको सावधान करेंगे। इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से वहां की राजनीति अब उबल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम नेता मदरसों की इस गिनती से अचानक घबरा गए हैं। आज उन सब से हमारा सवाल है कि मदरसों की गिनती से मजहब खतरे में कैसे आ सकता है, और अगर मदरसों पर सरकार का नियंत्रण रहता है तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है। हमारे देश में बड़ी संख्या में मठ और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। वैष्णो देवी मंदिर हो या सिद्धि विनायक मंदिर, इन पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन आपने ऐसी कोई मस्जिद या चर्च के बारे में नहीं सुना होगा जो सरकार के नियंत्रण में हो। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने 400 शिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक क्यों लगा दी है। ये अमेरिका के सबसे भरोसेमंद और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स हैं और अब इनके इंजन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक भी हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए, अपने पायलट्स की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया। चिंता की बात यह है कि भारतीय वायुसेना भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है, इसलिए आज इसका संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। योगी सरकार यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद ने आज तक को बताया कि हर जिले के मदरसों की जानकारी, मदरसों के छात्रों की स्थिति और पाठ्यक्रम को जानना जरूरी है। लिहाजा 10 सितंबर तक सर्वे टीम बना दी जाएगी। योगी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए और मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी बता दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मदरसों के सर्वे पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि दूसरे धर्मों के संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं करा रही है सरकार। कांग्रेस में चुनाव से पहले राहुल गांधी के समर्थन में आवाज उठने लगी है और उन्हें अध्यक्ष पद संभालने की मांग हो रही है। राहुल गांधी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा संकेत दिया है। आज तक से खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि राहुल ने कभी नहीं कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने दावा किया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष हों। उन्होंने कहा कि जब राहुल वापस आएंगे तो उनसे बात की जाएगी और तभी आगे का फैसला होगा। जेडीयू ने प्रधानमंत्री पद पर नीतीश की दावेदारी की कवायद तेज कर दी है। पटना में पोस्टर लग गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। साथ में यह भी लिखा गया है कि प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। ये पोस्टर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की नीतीश से मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद सामने आया। कल केसीआर ने नीतीश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बार बार पूछे जाने के बावजूद नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बताया था। बार बार सवाल सुनकर नीतीश जरूर असहज हो गए थे और कुर्सी से खड़े हो गए थे। झारखंड सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह खुद ही विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकती है। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ज्ञापन देकर सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ज्ञापन में महागठबंधन ने अपने एकजुट होने का दावा भी किया। सियासी गहमागहमी के बीच सोरेन कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी दे दी। दिल्ली की सियासी तनातनी में हर रोज नई किस्त सामने आ रही है। आज विधानसभा में दिल्ली सरकार का बहुमत प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव के समर्थन में 58 वोट मिले। विधानसभा के भीतर केजरीवाल सरकार बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करती रही, तो विधानसभा के बाहर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हर रोज पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर किए जाने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के केरल दौरे पर हैं। कोच्चि एयरपोर्ट से वो कलाडी के श्रृंगेरी मठ पहुंचे, जो आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। श्रृंगेरी मठ में उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की। पीएम मोदी ने काची कामकोठी पीठ के स्तूप को भी देखा। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में मेट्रो रेल और रेलवे की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कल प्रधानमंत्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में आरजेडी के नेता और अनंत सिंह के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को दानापुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बड़ी बात यह है कि कल ही बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से कार्तिकेय बाहर हो गए थे। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर जाति काट खेला। साथ ही सफाई ये भी दी कि लालू यादव की छवि खराब हो रही थी। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात सामने आई। राजधानी में संगम विहार इलाके में नाबालिग छात्रा ने बातचीत तोड़ी तो अरमान नाम के युवक ने अपने 2 दोस्तों पवन और बॉबी के साथ मिलकर छात्रा को गोली मार दी। वारदात 25 अगस्त की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के सामने आने के बाद से इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल से मिलने उनके निवास की ओर चले, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत वाली याचिका पर सुनवाई की। तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें। इस दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि तीस्ता के खिलाफ न तो UAPA और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में ले रखा है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी। NIA ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। लिस्ट में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है। खास बात यह भी है कि पहली बार डी गैंग के सदस्यों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई हैं। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही चिंताजनक खबर लेकर आए हैं और ये खबर नहीं है बल्कि अब हमारे देश में एक ट्रेंड बनता जा रहा है। हमारे देश में शहर शहर, गांव गांव, अलग अलग इलाकों में नाबालिग लड़कियों को अपराध का शिकार बनाया जा रहा है और ट्रेंड बिल्कुल एक जैसा है। लड़के उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, नाम बदलकर उनके संपर्क में आते हैं, उनसे दोस्ती करने के लिए कहते हैं और लड़की जब मना करती है तो या तो फिर लड़की की हत्या कर दी जाती है या फिर उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। और आपने देखा होगा हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं आप लगातार सुन रहे हैं। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग इन्हें अपराध की एक मामूली घटना मान बैठते हैं, लेकिन ये अपराध की घटना नहीं है बल्कि समाज में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। इसलिए आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत भारत की राजधानी दिल्ली की उस घटना से करेंगे जहां 19 साल के एक लड़के ने 16 साल की एक लड़की को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। ये लड़का मुस्लिम समुदाय से आता है और इसका नाम अमानत अली उर्फ अरमान अली है, जबकि पीड़ित लड़की का नाम नैना मिश्रा है जो अब सरकार से इंसाफ मांग रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों इसी तरह की घटना झारखंड के दुमका में भी हुई थी, जहां शाहरुख हुसैन नाम के एक लड़के ने अंकिता नाम की एक लड़की को इसलिए जिंदा जलाकर मार डाला था क्योंकि अंकिता भी शाहरुख नाम के इस लड़के से बातचीत नहीं करना चाहती थी, उसने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सोचिए, अब तो इस तरह की घटना भारत की राजधानी दिल्ली में हो गई है और इस मामले में भी पीड़ित लड़की के परिवार ने आरोपी पर लव जिहाद की कोशिश का ही आरोप लगाया है। फिलहाल इस घटना से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि पुलिस ने लड़की पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर जांच में जुट गई है। हालांकि आप जब इस घटना की पूरी कहानी आज सुनेंगे तो आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। इस लड़की के पिता का आरोप है कि अमानत अली नाम का यह लड़का पिछले काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और अक्सर उसका पीछा करता था। इसके अलावा इस लड़के ने इस लड़की से दोस्ती करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जब इस लड़की ने इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसने फिर किसी दूसरे नकली नाम से अपना एक दूसरा अकाउंट बनाया और फिर उसके बाद ये इस लड़की के फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गया। बाद में इसे सुबह शाम मैसेज भेजने लगा और इसलिए आज यहां बड़ा सवाल यह है
कि ये खास धर्म से आने वाले ये सारे लड़के अपना नाम बदलकर सोशल मीडिया पर दूसरे धर्म की लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं, क्यों उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। लड़की के पिता का यह भी आरोप है कि 2 साल पहले यह लड़का सोशल मीडिया के जरिए उनकी बेटी के संपर्क में आया और जब उसे अमानत अली की असलियत का पता चला तो उस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया, उससे दूरी बना ली। हालांकि इसके बाद यह लड़का इस छात्रा का पीछा करने लगा और स्कूल के रास्ते में उसे रोककर हर रोज परेशान करने लगा। इस बात की जानकारी जब इस लड़की ने अपने परिवार को दी तो पुलिस में भी कुछ समय पहले इसकी शिकायत की गई, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसकी वजह से इस लड़के ने फिर से नैना का पीछा किया और 25 अगस्त को स्कूल जाते समय उसे गोली मार दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला है जिसमें आप बाइक पर सवार 3 लड़कों को इस लड़की पर हमला करते हुए साफ साफ देख पाएंगे, आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि ये गोली इस लड़की के कंधे में लगी जिससे ये लड़की, इसकी जान बच गई, ये किस्मत वाली है। और डॉक्टरों का कहना है कि गोली कुछ इस तरीके से लगी है कि वो उसके शरीर में जाकर फंस गई है और 6 महीने तक इस लड़की के शरीर में ये गोली ऐसे ही फंसी रहेगी और उसके बाद ही उसका ऑपरेशन हो पाएगा। ये जो पूरी घटना हम आपको आज बता रहे हैं ये किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुई है, बल्कि ये घटना भारत की संसद से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर और भारत की सुप्रीम कोर्ट से 15 किलोमीटर दूर हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। इससे पहले झारखंड के दुमका में भी ऐसी ही घटना हुई थी जहां 23 साल के एक लड़के शाहरुख हुसैन ने 16 साल की एक लड़की अंकिता को जिंदा जलाकर मार डाला और इस मामले में भी शाहरुख पर लव जिहाद की कोशिश का ही आरोप लगा था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मामलों में जो आरोपी होते हैं वो पहले अपना नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं और अगर दोस्ती हो जाती है और लड़की बात करने लगती है तो उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और अगर लड़की दोस्ती करने से इनकार कर दे तो फिर उसे जान से मार देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिससे पूरे देश को, आप सबको आज सावधान होने की जरूरत है। दिल्ली के इस मामले में लड़की के परिवार और दूसरे लोगों का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत में इस समय शहर शहर लड़कियों पर सनकियों का कहर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। पंकज जी, इसी तरीके की एक वारदात दुमका में भी देखने को आई है, आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी आपकी बेटी को निशाना बनाया गया, उसे गोली मारी गई, गनीमत रही कि गोली कंधे में लगी। बिल्कुल जी, उस बच्ची के साथ तो बहुत दुखद हुआ है, पर उस बच्ची ने भी साहस दिखाया और उसने अपना बयान दिया है। दोस्ती करना या किसी चीज के लिए आप किसी को प्रेशर दे रहे हैं, जबरदस्ती तो दोस्ती नहीं होती किसी के साथ। आप कुछ भी हो, मुझे नहीं अच्छा लगे मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो चाहें वही हम करें। तो ये चीजें तो प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि भाई इस तरह के लोग जो दबाव बनाते हैं तो ये रिजल्ट नहीं होता और ये जो गलत है वो ये है कि इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी रिलेशन के लिए। इस पूरे इलाके में अगर हम स्कूल आती जाती बच्चियों की सुरक्षा की बात करें, कभी पुलिस पेट्रोलिंग या ऐसी चीज, आपकी बच्ची अगर अब स्कूल जाएगी घर से तो क्या आप निश्चिंत रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात है, जब से हमारे साथ ये हादसा हुआ अब पुलिस दिखती है हमें, और ये कितने दिन दिखती है ये भी देखने की चीज है। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि बच्ची सुरक्षित कैसे है? अपनी माँ के साथ नहीं है, अपने पिताजी के साथ नहीं है, तो किसके साथ सुरक्षित है ये बता दीजिए। 25 अगस्त का ये इंसिडेंट था कि दोपहर में ये 16 साल की बच्ची जो 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, उसको बी ब्लॉक संगम विहार के इलाके में सिंगल शॉट गन इंजरी के साथ वो एडमिट हुई बथरा हॉस्पिटल में। उसने बताया कि 3 अक्यूज थे, 3 में से एक अमानत अली है जिसको वो जानती थी पिछले 2 सालों से, उनकी थी दोस्ती। रिसेंटली उनकी बातचीत बंद हो गई थी और 3 अक्यूज में से एक वो था। हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस के थ्रू प्लस सीसीटीवी फुटेज सर्वेलेंस एज वेल एज क्लैरिटी के थ्रू हमें पता चल गया कि जो दूसरे 2 अक्यूज्ड हैं वो बॉबी एंड पवन हैं। हम उनके पीछे लगे रहे,
हमने टीम्स भेज दी मुजफ्फरनगर, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तीनों अक्यूज वारदात के बाद वहां को भागे हैं। वहां से वो मिस हो गए। 26 तारीख को पवन और बॉबी हमने अरेस्ट कर लिया। अमानत अली फिर भी भाग गया। स्पेशल स्टाफ एज वेल एज हमारी लोकल थाने की 4 टीमें लगी इस केस के पीछे। और 31 तारीख को थ्रू लोकल सोर्सेस हमें पता चला कि अमानत अली त्रिलोकपुरी के इलाके में आएगा और हमने उसको वहां से एप्रीहेंड कर लिया। अभी आपने एक असहाय पिता को सुना, उन्हें अभी आपने देखा। और हमारे देश में ऐसी करोड़ों लड़कियां होंगी, नाबालिग लड़कियां होंगी जो हर रोज अपने स्कूल जाती हैं, या फिर ऐसी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जो अपने हर रोज अपने कॉलेज जाती हैं, अपने घर से बाहर निकलती हैं और उन्हें इसी तरह की छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मन चले उनका पीछा करते हैं और उनका परिवार बिल्कुल असहाय है। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस वाले कुछ काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते और इसी तरह से लड़कियां अपनी जान पर खेलकर स्कूल जाती हैं, अपनी जान पर खेलकर कॉलेज जा रही हैं, बाजार जा रही हैं या फिर काम करने के लिए जा रही हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खुद से इस समस्या का सामना किया होगा। आप जिस भी शहर में रहते हैं, कस्बे में या गांव में, आपने भी अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में इस तरह की समस्याओं का सामना किया होगा। अगर आपके घर में कोई नाबालिग लड़की है या कोई महिला है या कोई भी लड़की है तो। और यह अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। आपको याद होगा दिल्ली के अलावा झारखंड के मामले में भी अब नई जानकारी जो सामने आई है, उसके तहत उसमें जिस नईम उर्फ छोटू नाम के लड़के ने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था, वो पेट्रोल जिसने उस लड़की अंकिता को जिससे उसने जलाया था, उस पर हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। दुमका की ही एक लड़की ने अब यह आरोप लगाया है कि यह नईम नाम का लड़का उसका भी धर्म परिवर्तन करना चाहता था और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने इस लड़की को दुबई में बेचने की धमकी दी थी। अब सोचिए ये कितना बड़ा, कितना गहरा रैकेट है जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। आप जानती थी छोटू को, आप पहचानती थी नईम जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने? हाँ, उसको जानते थे, पहले मेरे साथ भी वो कर चुका है ऐसा। कैसे जानते थे आप उसको? उसको पहले से ही, उसको हम नहीं जानते थे, मतलब कि राह चलते, मतलब कि स्कूल से ट्यूशन से आते थे, वो मांगता था, नंबर मांगता था, नाम पूछता था, तो हम बोले नहीं, हमको ना नंबर देना ना नाम बताना है, यही सब। मतलब कि बहुत दिन तक ऐसे आगे पीछे किया। तो फिर मतलब एक दिन रात यहीं पे बाहर में बैठे हुए थे गली में, तो वो पोल के पास आया और हमको बैठा के जबरदस्ती हमको यहाँ से घसीट के बैठा के बाइक में लेके चल गया अपने। आपको अबडक्ट कर लिया? हाँ। तो ये कब हुआ था, कितने साल पहले? ये हो गया अगले साल। अगले साल मतलब 2000 कौन से, मतलब 21 में? 2021। हाँ। तो फिर आपके मतलब आप उसके कहाँ लेके गया था वो अपने घर ही डायरेक्ट लेके गया हमको। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमको मतलब कि रस्सी से चेयर में बांध दिया था और वो लोग, उसका घर लोग पूरा धमकी दे रहा था, तुम हमसे निकाह नहीं करेगी तो तुमको मार देंगे जान से। और हमको दुबई भी भेजने वाला था। उसके वहाँ पे एक भाई रहता है उसका दुबई में, वहीं पे बोल रहा था भेज दो, वहीं पे इसको मार के फेंक देंगे, नहीं तो इसको बेच देंगे। तो आपको रेस्क्यू कैसे किया गया? हमको यही प्रिया दीदी, मतलब कि प्रिया सिंह दीदी गई, मतलब मेरी मम्मी को बोली, मतलब मेरी मम्मी जाके बोली इसको कि ऐसे ऐसे मेरा बेटी को लेके चले गया वो लड़का। तो मतलब कि यही, तब फिर थाना एफआईआर दर्ज करवाई, तब फिर पुलिस उसके घर से हमको और उसको निकाले। आज जो ये मुद्दा हम आपके सामने उठा रहे हैं, ये देश की करोड़ों लड़कियों के लिए उठा रहे हैं, देश के करोड़ों परिवारों के लिए उठा रहे हैं जो लगातार वर्षों से घुट घुट कर जी रहे हैं, जो जानते हैं कि जब उनकी लड़कियां, परिवार की लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उनके साथ यही सब हो रहा है, लेकिन असहाय हैं, उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इस खबर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार की घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं और इस बात का जिक्र हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 15% की वृद्धि हुई है। हर 74 सेकंड में हमारे देश में एक महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ। पिछले साल 31,677 महिलाओं के साथ रेप हुआ
जिनमें से सबसे ज्यादा 6,337 रेप अकेले राजस्थान में दर्ज हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 3,000, उत्तर प्रदेश में 2,845 और दिल्ली में 1,226 रेप के मामले दर्ज हुए। इसके अलावा यह रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जहां हर 24 घंटे में दो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात होती है औसतन। बड़ी बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें ज्यादातर आरोपी उनकी जान पहचान वाले ही होते हैं। 2021 में रेप की जितनी भी वारदात हुई उनमें 97% मामलों में आरोपी पीड़ित लड़की के परिवार का कोई ना कोई सदस्य, उनका पड़ोसी, उसका दोस्त या कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का समाज किस कदर खतरनाक होता जा रहा है, किस कदर चरमरा रहा है, क्योंकि अब हमारे ही समाज में, हमारे देश में अब हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और ये सब काम करने वाले लोग वो हैं जो हमारे ही आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, या वो लोग हैं जो उन लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जिन पर कई बार हम भरोसा कर लेते हैं और भरोसा ये लोग इस तरह से तोड़ते हैं। पिछले महीने ही भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। लेकिन सोचिए, ये कैसा अमृत काल है जिसमें भारत की 68 करोड़ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में इस बात को प्रमुखता से उठाया था और आज हम चाहते हैं कि उनका यह बयान आज आप एक बार फिर से सुनिए। इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें यह बयान सुनना चाहिए, जागृत होना चाहिए और सिर्फ असहाय होकर बैठे रहने से अब काम चलने वाला नहीं है। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। झारखंड और फिर दिल्ली की इस घटना के बाद आज हमारी आपको एक सलाह है और वो ये कि आप सोशल मीडिया को लेकर बहुत सावधान हो जाइए। खास तौर पर हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें जिन्हें वो अच्छी तरह से जानती नहीं है। क्योंकि दिल्ली के इस मामले की तरह बहुत सारे लड़के अब हमारे देश में ऐसे हैं जो नाम बदलकर हमारे देश की नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं, दोस्ती करते हैं। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है और वो है आपकी सावधानी और आपकी जागरूकता। जितने भी माता पिता और परिवार हमें देख रहे हैं इस समय, उन्हें अब ये देखना होगा अगर आपके घर में भी कोई नाबालिग लड़की है तो उस पर थोड़ी सी नजर रखिए और ये देखिए और उनको एजुकेट कीजिए, उनमें जागृति लाइए और उन्हें समझाइए कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा लड़का उनके साथ दोस्ती करना चाहता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या जिसको वो ठीक से जानती नहीं है तो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें। यही अभी फिलहाल इसका एकमात्र रास्ता है। दूसरा रास्ता इसका यह है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको चुप नहीं बैठना है, ना तो लड़कियों को चुप बैठना है और ना ही उनके परिवारों को चुप बैठना है। समाज को चुप नहीं बैठना है, आपको यह मामला पुलिस तक लेकर जाना है और समाज के स्तर पर भी इस मामले को उठाना चाहिए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हमारे देश में 14 साल से कम उम्र की 35 करोड़ से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हैं। इस संख्या पर फिर से एक बार सुन लीजिए, 14 वर्ष से कम उम्र की हमारे देश में
35 करोड़ से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हैं और आज हम ये खबर, ये विश्लेषण उन 35 करोड़ नाबालिग लड़कियों के लिए कर रहे हैं, उन 35 करोड़ नाबालिग लड़कियों के माता पिता और उनके परिवारों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के अपराधों को रोका नहीं गया तो फिर ये एक बहुत बड़ा तूफान बनकर हमारे देश के समाज को बर्बाद कर देगा। और बड़ी बात यह है कि इस अमृत काल में भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा अगर हमारे देश की अपनी महिलाएं और हमारे देश की लड़कियां बाहर निकलने के बाद सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो अब हम आपको उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा सर्वे हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में सर्वे होते रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं या सरकारें किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में जानना चाहती हैं तो वो उस विषय का सर्वे करवाती हैं। सर्वे करवाने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो सर्वे वहां हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मदरसों का सर्वे हो रहा है, जिससे वहां की राजनीति अब उबल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इन मदरसों को सरकार की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। अब निगरानी के दायरे में तो तब लाया जाएगा जब सरकार को पता होगा कि कितने मदरसे हैं और वो कहां चल रहे हैं। तो अब यह देखा जाएगा कि इन मदरसों में जाने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक असल में कौन है और उन शिक्षकों का चयन किस आधार पर होता है, और सबसे अहम, इन मदरसों के संचालन के लिए इनके मालिकों के पास पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई आतंकवादी संस्था इनको पैसा दे रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इनमें पढ़ने वाले छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पढ़ाई कराने के बजाय इनके दिमाग में नफरत भरी जा रही हो। और इस सब पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सर्वे कराने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को सौंपी गई है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम बनाएंगे और ये टीम जो रिपोर्ट्स तैयार करेंगी उस रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को भेजना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है और 40,000 मदरसे लगभग ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 560 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार पूरी आर्थिक सहायता देती है। यानी ये जो 560 मदरसे हैं ये अकेले वो हैं जो सरकार के फंड से चलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों के लिए फंड भी देती है, लेकिन उन्हीं को फंड देती है जो पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। 16,000 मदरसे सरकार के फंड और दूसरी संस्थाओं से मिलने वाले चंदे से चलते हैं। यानी 16,500 जो हैं मदरसे ये वो हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्हें सरकार से भी फंडिंग मिलती है और बाकी संस्थाओं से भी फंडिंग मिलती है। और जो 40,000 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनका पता ही नहीं है कि इनका आगे पीछे कौन है, उन्हें पैसा कहां से मिलता है इसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी निगरानी करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा यह सर्वे कराने के पीछे दूसरा कारण यह भी है कि पिछले 2 वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने के आरोप हैं। उदाहरण के लिए पिछले महीने ही कानपुर से हबीबुल नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ जो जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता था। इटावा में स्थित एक मदरसे से यह पढ़ा हुआ था। इसके अलावा इसी साल जुलाई में देवबंद के मदरसे से फारूक नाम का एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया जो आईएसआईएस के लिए काम करता था। और 2021 और 2019 में भी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त ऐसे ही मदरसों से था। यूपी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मदरसों को लेकर जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है, इसका लगातार विरोध हुआ है। हम आपको सरकार के ऐसे 5 बड़े फैसलों के बारे में आज बताते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में अब जो नए मदरसे खुल रहे हैं उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, यानी सरकार ने मदरसों को देने वाली जो मदद थी उसे रोक दिया है। दूसरा, सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य है। तीसरा, मदरसों में नामांकन के लिए अब उम्र सीमा निर्धारित है। चौथा, सारी सूचनाएं उर्दू के साथ हिंदी में भी उपलब्ध करवाई जाती है। और पांचवा,
जो मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार से अतिरिक्त मदद लेते हैं उनकी जांच भी की जा रही है। ये वो फैसले हैं जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में मदरसों को नियंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले इन्हें खुला छोड़ दिया गया था, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। और यह भी देखा जा रहा है कि इन मदरसों में छात्रों को कहीं कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। यहां हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े आज दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के छात्र अब मदरसों से क्यों दूरी बना रहे हैं। वर्ष 2017 में 3,71,000 छात्रों ने मदरसों में दाखिला लिया था। अगले साल 2018 में यह संख्या घटकर 2,70,000 रह गई। अगले साल 2019 में 2,06,000, उससे अगले साल 2020 में 1,82,000 और 2021 में यानी पिछले साल सिर्फ 1,62,000 छात्रों ने ही इन मदरसों में दाखिला लिया था। यानी अब इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। मदरसों पर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन छात्रों को सामान्य विषयों से ज्यादा धर्म से जुड़े विषयों को पढ़ाया जाता है। सामान्य विषयों को तो छोड़ दिया जाता है, सिर्फ धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। और जब ये छात्र बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, तो इनका धर्म की तरफ झुकाव कहीं ज्यादा रहता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु और नेता अचानक से घबरा गए हैं। इसलिए आज उन सब से हमारा सवाल है कि मदरसों की गिनती से मजहब खतरे में कैसे आ सकता है। अगर मदरसों पर सरकार का नियंत्रण रहता है तो उसमें मजहब को इतनी चिंता करने की क्या बात है। आज दिल्ली का कालका जी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन क्या दिल्ली की जामा मस्जिद पर सरकार का कोई नियंत्रण है। अजमेर में स्थित पुष्कर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन क्या अजमेर की दरगाह सरकार के नियंत्रण में है। वैष्णो देवी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी हजरत बल मस्जिद पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के प्रशासन के दायरे में आता है, लेकिन हाजी अली की दरगाह पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। आज भारत में लाखों मठ और मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में है या प्रशासन की वहां पर कोई ना कोई पकड़ रहती है, कंट्रोल रहता है, लेकिन आपको ऐसा कोई मस्जिद या चर्च देश में नहीं मिलेगा जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। सरकार सभी मठ और मंदिरों से पैसा लेती है, लेकिन मस्जिद और चर्च प्रबंधन से कोई पैसा सरकार नहीं ले पाती। मठ और मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए देश में 35 अलग अलग तरह के कानून हैं, लेकिन मस्जिद और चर्च के लिए कोई कानून नहीं। और ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश शायद आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। वैसे मदरसों से जुड़ा यह विवाद उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। असम में भी मदरसों पर खूब हंगामा हो रहा है। हाल ही में असम की सरकार ने वहां एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया था। आरोप है कि इस मदरसे का इमाम और यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत 37 लोग अल कायदा के लिए काम कर रहे थे। सोचिए, अगर सरकार ने आतंकवादियों से संबंध होने पर किसी मदरसे पर कोई कार्रवाई की है तो क्या इसका कोई विरोध होना चाहिए। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कुछ हो नहीं सकता। ये तस्वीरें आप देखिए, ये असम की तस्वीरें हैं जहां पर एक ऐसी ही मस्जिद को गिराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई मस्जिद पर होती है या मस्जिदों को अगर उन पर कोई सर्वे भी कर दिया जाता है, मदरसों पर अगर कोई सर्वे भी कर दिया जाता है, गिनती भी करने की कोशिश होती है, तो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आज भारत को फ्रांस से सीख लेनी चाहिए। 2 दिन पहले ही फ्रांस की एक अदालत ने वहां के एक इमाम को नफरत फैलाने के लिए देश से बाहर निकालने की सजा सुनाई है और कहा है कि उसे उसके देश मोरक्को वापस भेज दिया जाए। यानी इस इमाम को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आज फ्रांस धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस तरह के बड़े फैसले ले सकता है कि वो किसी इमाम को पकड़कर डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर भारत ऐसे फैसले ले तो पश्चिमी देशों का मीडिया और वहां की संस्थाएं, मानव अधिकारों की संस्थाएं भारत के लोकतंत्र और धर्म की आजादी को खतरे में बताने लगती हैं और कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है। आपने देखा होगा, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां उन्होंने अपने यहां मुस्लिम आबादी को काबू में लाने के लिए और जो कट्टरपंथी इस्लाम का वहां पर प्रभाव बढ़ रहा था,
मस्जिदों में जो कट्टरपंथी इस्लाम धर्म को पढ़ाया जा रहा था और वहां पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, उन सब पर फ्रांस ने रोक लगा दी है। बाकायदा कानून लाकर फ्रांस ने उन पर रोक लगाई है और फ्रांस जैसे लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। कुछ साल पहले जब फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनके बच्चों को घर में रहकर ही शिक्षा दी जा रही थी, सोचिए वहां पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, हम घर पर पढ़ाएंगे। और घर पर वो क्या पढ़ाते थे फ्रांस की सरकार को नहीं पता था। तो अब फ्रांस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बाकायदा एक कानून बनाकर इस पूरी प्रथा पर रोक लगा दी। तो हमें भारत जैसे देशों को फ्रांस से सीखना चाहिए, क्योंकि फ्रांस जानता है कि अगर उसे अपने समाज में शांति बनाए रखनी है तो उसे फिर सब धर्मों को बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। और आज हमारा भी यही कहना है, हम किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि एक धर्म को सुविधाएं दी जाएं और दूसरे धर्म को ना दी जाएं। हम ये चाहते हैं कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए और एक जैसा कानून सब धर्म के लोगों पर बराबर से मान्य होना चाहिए। एक जैसा कानून हर धर्म के स्कूलों पर, कॉलेजों पर, मदरसों पर लागू होना चाहिए। एक जैसा कानून मंदिर पर भी लागू हो, मस्जिद पर भी हो, चर्च पर भी हो, गुरुद्वारे पर भी हो। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हर संस्था के लिए अलग कानून हो, मंदिर के लिए अलग कानून हो और मस्जिद के लिए अलग कानून हो। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है। अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिसमें भारत के लिए कई सबक छिपे हुए हैं। अमेरिका की वायुसेना ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए शिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, यानी अपने यहां शिनूक हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले काफी समय से इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना ने अपने सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए अपने पायलट्स की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। और जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी शिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होगा, उड़ान नहीं भरेगा। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिहाज से भी ये खबर कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय वायुसेना भी इस समय अमेरिका में बने ऐसे ही 15 शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, हमारे देश में भी पुरानी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और मिग सीरीज के विमानों का क्रैश होना तो अब हमारे देश में एक आम सी बात हो गई है। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? अमेरिका में शिनूक हेलीकॉप्टर्स का एक भी क्रैश नहीं हुआ है। अमेरिका की तरह वायुसेना के विमानों या हेलीकॉप्टर्स के फ्लीट को क्या हमने कभी बाहर किया है? क्या किसी को ग्राउंड किया है? भारत ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, चाहे हमारे देश में कितने भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए हों। भारत आखिर अमेरिका की तरह ऐसे कदम क्यों नहीं उठा पाता? आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। आप सोचिए कि अमेरिका में शिनूक हेलीकॉप्टर्स का एक भी क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने तमाम 400 शिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है, उनकी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो सेना है और वहां की जो सरकार है वो अपने पायलट्स की सेफ्टी के लिए, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए कितनी चिंतित रहती है और कितनी संवेदनशील है। और वो इतने बड़े फैसले ले लेती है, उसके लिए पैसे की कोई बात नहीं है। और ये ग्राउंड हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो अपना एक भी सैनिक और पायलट गंवाना नहीं चाहते। शिनूक एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण वर्ष 1961 में अमेरिका में हुआ था और इन हेलीकॉप्टर्स को अब तक अमेरिका की वायुसेना की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें फ्यूल लीक होने की वजह से, इसका ईंधन लीक होने की वजह से इस सीरीज के हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स में आग लगने लगी और एक दो बार बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची। इन दुर्घटनाओं को अमेरिका की वायुसेना ने बहुत गंभीरता से लिया और तय किया कि इससे पहले कि किसी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से किसी पायलट की जान चली जाए, सैनिक की जान चली जाए, इन सभी हेलीकॉप्टर्स को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक लगभग 70 शिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स में गड़बड़ी का शक था, लेकिन अमेरिका ने अपने जवानों की सुरक्षा को देखते हुए सभी 400 शिनूक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट सेवा से उनको बाहर कर दिया। यानी शक तो था 70 हेलीकॉप्टर्स पर, लेकिन उन्होंने सारे के सारे 400 हेलीकॉप्टर्स को ही ग्राउंड कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमें सीखना चाहिए। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में जब कोई फाइटर जेट या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसके फ्लीट को कभी सेवा से बाहर नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादातर देश खतरे के बावजूद ऐसे विमानों का बोझ उठाते रहते हैं, इन विमानों को उड़ाते रहते हैं।
जबकि अमेरिका में यह परंपरा नहीं है। अमेरिका की वायुसेना में यह नियम है कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसके पूरे फ्लीट पर ही रोक लगा दी जाती है। चिनूक हेलीकॉप्टर को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है CH-47। C और H का मतलब होता है, C का मतलब है कार्गो और H का मतलब है हेलीकॉप्टर, यानी कार्गो हेलीकॉप्टर, जो सैनिकों से लेकर सेना के बड़े बड़े और भारी हथियारों, तोप और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। और चिनूक ये काम कई दशकों से कर रहा है। वो एक हाथी की तरह चलता है। वर्ष 1955 में जब अमेरिका की सेना वियतनाम में युद्ध लड़ रही थी, तब उसे एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को भी युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचा सके और जिसकी मदद से बड़ी संख्या में लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सके। और इसके लिए वर्ष 1958 में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को बनाने का, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ और वर्ष 1961 में इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर की असली उम्र आप कह सकते हैं 61 वर्ष के आसपास है और आज आपके लिए हमने वो पुरानी तस्वीरें भी निकाली हैं। अमेरिका की वायुसेना ने 1955 से 1975 के बीच चले वियतनाम युद्ध में इस हेलीकॉप्टर का बहुत इस्तेमाल किया। उस समय यह हेलीकॉप्टर 36 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता था, लेकिन कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान एक बार इस हेलीकॉप्टर से 147 शरणार्थियों को एयरलिफ्ट किया गया था, जो कि उस समय का एक रिकॉर्ड था। उस समय की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खास तौर पर बहुत मेहनत से आज ये सारी तस्वीरें आज आपके लिए निकाली हैं। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। वियतनाम युद्ध के बाद ईरान, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक के संघर्ष में, वहां हुए युद्ध में भी अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और चिनूक ने भी अमेरिका को कभी निराश नहीं किया। हर युद्ध क्षेत्र में अमेरिका के सैनिकों का पूरा साथ दिया, उनका सबसे अच्छा दोस्त बना। इसके अलावा वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे, तब भी इसी चिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। तब जो सैनिक गए थे, जो कमांडोज गए थे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में गए थे। यहां पर बड़ी बात यह थी कि समय के साथ इस हेलीकॉप्टर के नए नए वेरिएंट्स भी आते चले गए, यानी ये अपग्रेड होता चला गया और कई देश इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अमेरिका के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 45 से ज्यादा देश एक जमाने में अमेरिका से इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहते थे, क्योंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर था। लेकिन अमेरिका ने केवल चुनिंदा देशों के साथ ही इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए रक्षा समझौता किया। आप जानते हैं अमेरिका बहुत सारे हथियार और फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो अमेरिका अपने सिर्फ मित्र देशों को ही बेचता है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, ग्रीस, इंडोनेशिया, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कुल 19 देशों की वायुसेना के बेड़ों में ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं और इनमें हमारा देश भारत भी है। भारत को वर्ष 2019 में पहला चिनूक हेलीकॉप्टर मिला था और वर्ष 2020 आते आते अमेरिका ने सभी 15 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए थे। ये पूरी डील 8,048 करोड़ रुपए में हुई थी, यानी 8,048 करोड़ रुपए में हमने ये 150 हेलीकॉप्टर्स खरीदे, जिसके हिसाब से भारत ने एक चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 536 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक हेलीकॉप्टर लगभग 550 करोड़ का है। यही वजह है कि जब से अमेरिका की वायुसेना ने इनकी उड़ान पर रोक लगाई, तब से भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना ने इस पर अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से विस्तृत जानकारी मांगी है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर बोइंग द्वारा ही निर्मित है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके द्वारा सभी चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है और इनमें अब तक कोई गड़बड़ी, कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने नहीं आया है। इस मामले में हनीवेल नाम की एक कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसने इस हेलीकॉप्टर के इंजन्स को बनाया है। इस कंपनी का कहना है कि जिन ओ रिंग्स का इस्तेमाल फ्यूल लीकेज को रोकने के लिए होता है, उनमें कुछ खामी है, जिस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है, शोध चल रहा है। यह बात भारत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद, जो हमारी चीन के साथ हुई थी, भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777
होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए इन्हीं शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो इतनी ऊंचाई पर, यानी इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर, ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हम ही इसे उड़ा रहे हैं। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम शिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास शिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47FI कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा भारत के मामले में एक अच्छी बात यह है कि शिनूक के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम्स नाम की एक कंपनी बनाती है। यहां आपको जल्दी से इस हेलीकॉप्टर की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। शिनूक को रफ्तार के मामले में दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है और इसमें अधिकतम 55 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से यह ऑपरेट कर सकता है। यह इसकी कुछ खासियत है। हमने शिनूक की शक्ति और भारत को इससे होने वाले फायदे पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आप सबको आज देखनी चाहिए। भारत के सरहदी इलाके दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में माने गए हैं। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग पूरी दुनिया में कोई और नहीं करता। भारतीय वायुसेना की हिम्मत है ये पंख और हौसला है इनके सवार। न हिंदुस्तान जैसी कठिन सरहदें किसी देश की हैं, न हमारे जैसे शांति प्रिय देश के जैसे विश्वासघाती दुश्मन। इसीलिए एक क्षण की कमजोरी की गुंजाइश नहीं है। हर पल शक्तिशाली, हर हुनर ताकतवर। जिसे पूरी दुनिया की शान कहा जाता है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, उस शिनूक को फ्लाई करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? मुझे इससे फ्लाई करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। आपको लगता है इसकी जैसी मशीन कोई दूसरी है इसकी श्रेणी में? अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। भारत का हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर ये सुदूर जटिल इलाकों में बेहद कारगर है, खासकर उन सरहदी इलाकों में जहां अभी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। चिनूक अति उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ये लगभग 10 से 12 टन वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसे खास बनाती है, यानी इस वजन को उठाकर चिनूक हेलीकॉप्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जो दुनिया के बाकी हेलीकॉप्टर्स के बस की बात ही नहीं। इसका वजन करीबन 11 टन है और ये 11 टन वजन उठा सकता है। बहुत कम हेलीकॉप्टर दुनिया में हैं जो अपना ही वजन उठा सकते हैं। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत समझिए, भारी भरकम वजन को एयरक्राफ्ट के बाहर ले जाने के कई फायदे हैं। आकार के कारण भीतर फिट न हो सकने पर बाहर ले जाने का विकल्प। इसे पहुंचाने के लिए चिनूक को लैंड करने की जरूरत नहीं है। होवा करते हुए इसे निर्धारित जगह पर ड्रॉप किया जा सकता है। इससे समय की भी बहुत बचत होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, देयर आर 3 हुक्स बिलो, तो 3 हुक हैं जो कि और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है। सो 3 हुक अंडरस्लंग लोडिंग की वजह से हम 3 इंडिपेंडेंट लोड एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस, लेके जा सकते हैं। मतलब हम अंदर भी सामान रख सकते हैं और बाहर भी सामान ले जा सकते हैं। चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो ट्रूप्स, आर्टिलरी, उपकरण और ईंधन को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी बेहद मददगार है। चिनूक में पूरी तरह एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हर तरह के मौसम और दिन में किसी भी वक्त ऑपरेट कर सकता है। दुनिया के कई ऑपरेशंस में इसने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। अगले विशेषण से पहले हम आपको 1975 में आई मशहूर फिल्म दीवार का एक डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें नायक कहता है, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। क्या दिया है तुम्हारे इन आदर्शों ने। यह डायलॉग इस बात का प्रतीक बन गया कि समाज में नैतिकता विलुप्त हो रही है और अब लोग उसूल और आदर्शों की बजाय
चालाकी और तरकीबों से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज पुर्तगाल से जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि नैतिकता और आदर्श आज भी जिंदा है। पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि उनकी राजधानी लिस्बन के एक अस्पताल में एक भारतीय गर्भवती महिला को बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री बहुत आहत हुई और उन्होंने इसे अपनी स्वास्थ्य नीति की एक बहुत बड़ी नाकामी माना और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है, क्या आप ये उम्मीद हमारे देश के मंत्रियों से कर सकते हैं? क्योंकि भारत के सिस्टम की नैतिकता बहुत गहरी नींद में सो रही है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप सब जानते हैं। यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है, जिसमें सामान्य व्यक्ति का घर बार तक बिक जाएगा, और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लाइन बहुत लंबी है, जहां नंबर आते आते मरीज मौत के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। वर्ष 2019 में हमारे देश में 27 लाख लोगों की मौत इलाज की कमी की वजह से हुई थी, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य मंत्री और या हेल्थ सेक्रेटरी ने या किसी बड़े अधिकारी ने इन घटनाओं पर कभी इस्तीफा नहीं दिया। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब हमारे देश के मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे। 1956 में देश के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस दुर्घटना में 142 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने तब इस्तीफा दिया था। तो ये जो पुर्तगाल की बात हमने आपको बताई, भारत से एक महिला गई पुर्तगाल घूमने के लिए एक पर्यटक के तौर पर। वो महिला गर्भवती थी और उनकी वहां पर तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला। फिर दूसरे अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर भी उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ और उस भारतीय महिला की मृत्यु हो गई। और सोचिए, इस बात पर पुर्तगाल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो इतनी आहत हुई, इतनी परेशान हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे यहां हम बात वही कर रहे हैं, जवाबदेही। क्या हमारे देश में जवाबदेही है? अब एक और तस्वीर देखिए। जिस बेंगलुरु को भारत की आईटी कैपिटल कहा जाता है, जो भारत की सिलिकॉन वैली मानी जाती है, उस शहर का हाल आप देखिए। क्या बेंगलुरु की इस हालत के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा? ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये वो जगह है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के मुख्यालय इसी जगह पर है। और ये सब कंपनियां यहां पर अपने दफ्तर को इसलिए शिफ्ट करके लाई क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये भारत की आईटी कैपिटल है, ये भारत की सिलिकॉन वैली है और भारत यहीं से सुपर पावर बनेगा। अब आप सोचिए, बेंगलुरु जैसे शहर में, जिसे हम पूरी दुनिया में चमकाते हैं, जिसे कहते हैं कि ये हमारी आईटी शक्ति है, आईटी का हब है, अगर वहां भी ऐसे हालत होंगी तो फिर पूरी दुनिया में हमारी क्या छवि जाएगी और हमारी सिलिकॉन वैली का क्या हाल होगा? यहां काम करने के लिए कौन आएगा? अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में, तस्वीरें आपको हर रोज देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे देश में क्या कभी किसी ने आहत होकर इस्तीफा दिया? क्या हमारे देश में किसी ने बाहर आकर ये कहा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं? हम तो सजा देना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि क्या आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स दिस प्रॉब्लम? ये कहने के लिए भी हमारे देश में कोई मौजूद नहीं है। अब आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1933 में हिंदी के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। दुष्यंत कुमार को अपनी गजलों के लिए खासतौर पर याद किया जाता है और उनके गजल संग्रह, जिसका नाम है साए में धूप, उसे हिंदी की क्लासिक रचनाओं में गिना जाता है। उनका निधन सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में हुआ था, लेकिन हिंदी और उर्दू साहित्य में उनका योगदान अनमोल है। 1927 में आज ही के दिन मशहूर लेखक और उपन्यासकार राही मासूम रजा का जन्म हुआ था। आधा गांव और ओस की बूंद उनके लिखे कुछ खास उपन्यास हैं और उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल महाभारत के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे थे और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गीतकारों में से एक थे। आखिर में आपके लिए दुष्यंत कुमार की कुछ शानदार पंक्तियां। उन्होंने लिखा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।